स्वागत है आपका स्टडी सर्कल में। और आज हम बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये कब बना है और साथ ही इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, जो बना था पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, और INDC क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। साथ ही हम सबसे लास्ट में जानेंगे कि वर्तमान समय में इंडिया में INDC की क्या स्थिति है और इनमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो शुरू करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ दिसंबर 2015 में संपन्न हुआ था। और ये जो एग्रीमेंट है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन के लिए जो गैस जिम्मेदार हैं उनको इनमें चिन्हित किया गया और उसको कंट्रोल करना ही इस एग्रीमेंट का मकसद है। इस एग्रीमेंट में मिटिगेशन की बात की गई है। मिटिगेशन मतलब शमन। तो मिटिगेशन कैसे किया जाए इसके बारे में बात की गई है। तो हम मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका हम उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उनका जो हम धीरे धीरे उनके उत्सर्जन में कमी लाकर मिटिगेशन कर सकते हैं। तो इसमें मिटिगेशन के लिए बात की गई है। साथ ही इसमें NAPCC के बारे में भी बात की गई है। तो NAPCC जो है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बनाने के लिए बात की गई है। और अब हम बात करते हैं इसके एम के बारे में। इसके एम के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि जो कार्बन इमिशन है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका इमिशन में वर्ल्ड में कौन से देश हैं जिनका योगदान ज़्यादा है। तो सबसे पहले नंबर पर तो चीन है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर EU यानी कि यूरोपियन यूनियन है और चौथे नंबर पर इंडिया है, उसके बाद रसिया आता है। तो ये सब पांचों कंट्री हैं जिनका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एम के बारे में। तो इसके एम में कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल टेम्परेचर, जो वैश्विक तापमान है, उसको इस सेंचुरी जो है, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21 सेंचुरी, तो इस सेंचुरी के लास्ट तक ये ध्यान रखना है कि हम इस सेंचुरी के लास्ट तक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही हम बढ़ें। जितना भी हम इमिशन करें तो हमारा इमिशन का एक गोल सेट होना चाहिए कि हम इतना ही इमिशन करें कि हमारा इस सदी के लास्ट तक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़े। और दूसरा ये है कि ये तो हमारा जो 2 डिग्री सेल्सियस वाला है वो एक आदर्श लेवल है, ठीक है, लेकिन हमारा कोशिश ये होगा कि हम 2 डिग्री से कम यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको कंट्रोल में रखें, ठीक है। और तीसरा है कि जो और भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो एबिलिटी है उनको स्ट्रेंथ करना है। मतलब जो कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ तो डेवलप्ड कंट्री हैं जो अपने लिए खुद से काम कर सकते हैं या फिर उनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्री भी है जो इन सभी चीज़ों से अपने आप नहीं निपट सकते, तो उनके लिए हमें हेल्प करने की ज़रूरत होगी। तो इसका भी व्यवस्था किया गया है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में कि इसमें जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो फ्रेमवर्क में है, एक तो रिव्यू मैकेनिज्म है यानी कि निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है कि हम जो भी टारगेट फिक्स करते हैं, जो भी गोल फिक्स करते हैं, तो उसको हम कितना अचीव कर पाए हैं उस चीज़ की निगरानी करने के लिए एक निगरानी तंत्र बना है। दूसरा ये है कि फाइनेंस के लिए, वित्त के लिए, क्योंकि ये जो काम है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना और इसमें जो भी काम किए जाएंगे वो बहुत कॉस्टली आएगा, तो इसके लिए हमें अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। तो उसके लिए एक फ़ंड की भी व्यवस्था की गई है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प देंगी। वो कैसे देंगी? तो इसमें व्यवस्था किया गया है कि $100 बिलियन 2020 तक क्या करना है, इनको देना है। और इसमें ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी का हम विकास करेंगे और उसका हस्तांतरण करेंगे, यानी कि जो भी देश सक्षम है
वो तो टेक्नोलॉजी का डेवलप कर ही लेंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन जो जो देश नहीं कर पाएंगे उनको क्या, ठीक है। तो उनको उनके लिए ये किया गया है कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए और जो जिनको ज़रूरत है उनको ट्रांसफ़र कीजिए। साथ ही इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है कि क्षमता निर्माण किया जाए। और एक और है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है कि जो भी हम कार्रवाई करेंगे उनको हम पारदर्शिता से करेंगे, ठीक है। हम दिखाएंगे कि क्या क्या कर किए हैं हम। और एक है आईएनडीसी। अब हम बात करेंगे आईएनडीसी के बारे में कि आईएनडीसी क्या है। आईएनडीसी का जो मेन काम है वो ये है कि जो तमाम देश हैं उनकी सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाती हैं और किन किन चीज़ों पर किस तरह से योजना बना रही हैं, उसके बारे में यूएनएफसीसीसी को सूचनाएं देना, इनका मेन काम यही है। और सभी देशों से ये उम्मीद की जा रही है कि सभी देश अपने अपने देशों में आईएनडीसीज बनाएंगे और वो जो भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजना बना रही हैं उसके बारे में यूएनएफसीसीसी को ज़रूर से ज़रूर अपना रिपोर्ट भेजेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ये यानी कि पेरिस एग्रीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ था और 2008 में लागू हुआ। और तो अभी क्या है, ये 2020 में समाप्त होने वाला है। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये क्योटो प्रोटोकॉल का जगह लेगा। और साथ ही इसमें आईएनडीसी की तो बात की ही गई है कि आईएनडीसी सभी देश को बनाना है और जो भी इससे रिलेटेड सूचनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में यूएनएफसीसीसी को अवगत कराना है, उनको रिपोर्ट देना है। और साथ ही इसमें वित्त की भी बात की गई है, $100 बिलियन की, जो डेवलपिंग कंट्री को मुहैया कराए जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि आईएनडीसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आईएनडीसी की क्या स्थिति है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्या है। तो भारत में जो आईएनडीसी बना था वो अक्टूबर 2015 में बना था और ये काफ़ी विस्तृत और समग्र है। ये मतलब काफ़ी इसमें काफ़ी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे अनुकूलन और शमन है, वित्त पोषण है, तकनीकी है और उसका क्षमता निर्माण है। ये सभी चीज़ें इनमें शामिल की गई है। और इनमें कुछ कुछ खास चीज़ें हैं, वो ये है कि एक तो आर्थिक विकास जो है हमारा, हम जैसा कि जानते हैं भारत जो है वो अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो इसके लिए भारत के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपना आर्थिक विकास को भी बना के रखें। तो इंडिया ने जो शामिल किया है अपने आईएनडीसी में वो ये है कि हम आर्थिक विकास को तो इसी स्तर पर बना के रखेंगे ही, साथ ही जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए भी हम जो स्वच्छ रास्ता अपनाएंगे। ओके, और आगे इंडिया ने बात की है इसमें 2030 तक जो हमारा टोटल उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसों का, उसका जीडीपी का 2030 तक जो हमारा उत्सर्जन है उसको 2005 के स्तर से जीडीपी का 33 से 35% तक कम करना लक्ष्य रखा है। और साथ ही जो तकनीकी हस्तांतरण है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, और ग्रीन क्लाइमेट फंड है समेत इन सभी को मिलाकर जो कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त होते हैं उसकी मदद से 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उससे 40% जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ग्रीन क्लाइमेट फंड है उन सभी से, और साथ ही जो इंटरनेशनल जो भी फाइनेंस के थ्रू जो मदद मिलते हैं उनके थ्रू किया जाएगा। यहाँ पे 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है उससे 40% तक जो हमारे देश में टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है यानी बिजली उत्पादन जितना भी हो रहा है उसका 2030 तक 40% हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब हम आते हैं अब एक और है, भारत ने ये कहा है कि 2030 तक जो अतिरिक्त क्षेत्रों में वो वन लगाएगा, ठीक है, और इससे 2.5 से 3 अरब टन तक के कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का योजना है भारत का।
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया ने काफ़ी कुछ अपने INDC में शामिल किया है, और ये एक्चुअली में बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें शामिल की गई है, और इसका अच्छा परिणाम होगा। ये देखने वाली चीज़ें हैं कि इसका क्या परिणाम होता है, और खैर इसके लिए तो अच्छी उम्मीदें ही की जा सकती है। और क्योंकि ये इंडिया में ख़ास करके काफ़ी ज़रूरी भी है, ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया की अगर आप ग्लोब पर स्थिति देखते हैं तो इंडिया जो हमारा इंडिया है उसकी अवस्थिति जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में है। जैसे कि अब अगर हम हमारा कोस्टल एरिया देख लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उससे क्या होगा, जो बर्फ़ है, ठीक है, जो हिमालयी बर्फ़ है, या फिर जो अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक वाला जो रीजन है जहाँ पे आइस कैप है वो पिघलेंगे। अगर बर्फ़ पिघलते हैं तो क्या होगा, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, जो तटीय इलाके हैं वो डूबेंगे, तो उसका प्रॉब्लम होगा। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ये भी होगा कि आजकल ज़्यादा हीट वेव्स चल रहे हैं, हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, हीट वेव्स की प्रॉब्लम हो गई, या फिर बाढ़ की प्रॉब्लम हो गई, कहीं सूखे की प्रॉब्लम हो गई। और इन सभी में क्या हो रहा है आजकल के, इसकी बारंबारता बढ़ रही है। ठीक है, पहले ऐसा जब टेम्परेचर एक लिमिट में था तो ऐसे नहीं होता था, और सभी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में था। लेकिन जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तब से ये सभी चीज़ें जिनको चरम मौसमी घटनाएं कहते हैं, इनमें वृद्धि देखी गई है, और इसके काफ़ी नुकसान भी है। एक तो काफ़ी जान की भी नुकसान हो जाती है, जान माल की सभी की नुकसान होती है, और अर्थव्यवस्था पर बहुत इसका दबाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कि 2018 में जो केरल में बाढ़ आया था उसमें काफ़ी लोग मर गए थे, कई जगह भूस्खलन हो गया था। और ये तो हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, आप देख ही सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और जितने भी जो द्वीपी देश हैं, ठीक है, जितने भी जो द्वीपी देश हैं उनका समुद्री जलस्तर में वृद्धि अगर होता है तो वो डूब जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और इससे एक खाद्य सुरक्षा की भी प्रॉब्लम शुरू होगी। एक तो बार बार हर जगह बाढ़ आएंगे, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बार बार बाढ़ आएंगे, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बार बार सूखा पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो खाद्य सुरक्षा की समस्या शुरू होगी, लोगों का पलायन बढ़ेगा। ठीक है, समाज में एक अशांति सा फैल जाएगा। ठीक है, बहुत अशांत सा हो जाएगा समाज। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग का देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसी को कंट्रोल करें, है ना, ताकि ये सभी प्रॉब्लम हमें आगे फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए हम जानते हैं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए यही उपाय है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इनको हम कंट्रोल कर लें, है ना, तो जिससे सारी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पेरिस समझौता में के बारे में और कुछ। जैसे पेरिस समझौता में जो ये 2020 से लागू होना है, और साथ ही ये जो पेरिस सम्मेलन जो हुआ था ये 21वां सम्मेलन था, COP21 था, और साथ ही इसमें टोटल 196 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से इसे अपनाया था। ठीक है, और साथ ही इसमें 195 सदस्य जो देश थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और जो 148 देश थे उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। तो ये था टोटल पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और कैसा लगा बताइएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि इसको दूर किया जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और होप ये आपके लिए यूज़फुल हो और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।